हेलो एंड वेलकम टू द तेजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजू क्लासेस में स्वागत है। मॉडल सेट 2 का सेक्शन ए और सेक्शन बी का वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। दोनों मीडियम में, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी साथ में है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं, या फिर एंड स्क्रीन में जब जाइएगा तो वहां पे भी आपको मिलेगा। ये सेक्शन सी को लेकर के हम इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं। आइए हम लोग दोनों मीडियम में, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, सेक्शन सी को देखें। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चंस है और पांचों क्वेश्चंस में से आपको केवल 3 क्वेश्चंस करने हैं एग्जाम में, और हर क्वेश्चन का मार्क्स जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग पांचों क्वेश्चंस को देखेंगे दोनों मीडियम में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, देखिए। अ डिस्प्लेसमेंट वेव इज रिप्रेजेंटेड बाई y इज इक्वल्स टू 5 साइन 500t प्लस 50z। डिड्यूस करना है, क्या है, एक विस्थापन तरंग को y बराबर 5 साइन 500t प्लस 50z द्वारा दर्शाया जाता है। तो निम्नलिखित का परिणाम निकालें। किसके तरह द्वारा दर्शाया जा रहा है? y इज इक्वल्स टू 5 साइन 500t प्लस 50z। आपको पता है कि जनरल इक्वेशन जो होता है ग्राफ वेव का, y बराबर क्या होगा? a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। के क्या है? के क्या है? दैट इज द ओमेगा बाई भी। ठीक है, तो यहां पे x, यहां पे y इक्वल्स टू, अगर देखो ग्राफ इस तरह से ट्रेवल कर रहा है तो ये क्या है? y। तो ये y बराबर, ये क्या है, मान लो x एक्सिस है, तब ये इक्वेशन होता है। मतलब ये मान लिया जाता है कि अगर सेंटर यहाँ पे है तो हम यहाँ से यहाँ तक गए और यहाँ से वापस, इसको हम लोग खींच लेते हैं। तो जब ये क्या जाएगा? पॉजिटिव, है ना, डिस्टेंस एट टाइम इतना। क्लियर है? तो v यहाँ पे क्या है? v यानी इसका टाइम क्या हो जाएगा? kx। अब इस kx को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे खींचेंगे, खींच लिए तो यहाँ पे क्या होता है? निगेटिव। ठीक है, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर, इसके रिस्पेक्ट में, मतलब यहाँ पे अगर प्लस वी एक्स है तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर कितना हो जाएगा समय उसका? इस पॉइंट पर टी कितना हो जाएगा? टी माइनस वी एक्स। सपोज करिए यहाँ पे क्या है? के एक्स है, तो यानी इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कितना हो जाएगा? टी। ठीक है, क्लियर है ना? तो यहाँ पे एक्स बाई भी होता है। क्यों? वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। तो इसलिए यहाँ का टाइम क्या हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? यहाँ पे मान लो ये पॉइंट है, तो यहाँ पे इसका टाइम क्या हो जाएगा? एक्स बाई वी। तभी तो टाइम होगा ना, एक्स बाई वी। तो अब इस पॉइंट पर टाइम कितना होता है? जैसे मान लो यहाँ पे 10 बज रहा है, तो यहाँ पे कितना होता है? यहाँ से यहाँ तक का इससे 10 माइनस कर देंगे तब यहाँ पे समय होगा। जैसे कोई भी व्यक्ति 4 बजे यहाँ पहुँचता है और 2 बजे यहाँ था, है ना, तो 4 बजे यहाँ पहुँचता, अगर यहाँ से यहाँ तक का अगर मान लो 2 घंटा है और यह 4 बजे अगर पहुँचता है तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 बजे हो जाएगा कि नहीं होगा? अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ तक जाने में उसको 3 घंटा लगता है और यहाँ पे वो 4 बजे पहुँचता है, तो यहाँ कितना बजे था वो? 1 बजे था कि नहीं? तो माइनस किए कि नहीं? तो इसी तरह से जब हम लोग y की जो इक्वेशन निकालते हैं तो y बराबर क्या हो जाता है? a साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। अब ये ओमेगा नहीं, ओमेगा तो मान लो यहाँ पे है ना, तो टी माइनस एक्स माइनस बी, यह समय हो जाएगा उस पॉइंट पर। क्लियर है? फिर ओमेगा डालेंगे तो इक्वेशन क्या मिलता है हमको? y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्लियर है ना? अब ये इक्वेशन तो आपको दिख गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्या क्या चीज़ दिखाते हैं। ए क्या है? एम्पलीट्यूड हो गया। ये ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी हो गया। ठीक है, यहाँ पे के क्या है? वेव नंबर है ना,
के इक्वल्स टू क्या आ जाए यहाँ पे ओमेगा बाई भी, ओमेगा बाई भी ये जो होता है वो क्या होता है, के होता है, ठीक है। और एक्स, एक्स क्या डिनोट करता है कि वेव का प्रोपागेशन किस तरह हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेव क्या है, किस दिशा में तरंग जा रहा है। तो एक्स की एक्स है तो यानी एक्स एक्सिस की तरफ तरंग जा रहा है। अब यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो निगेटिव एक्स की तरफ जाता। अगर एक्स की जगह पर जेड है तो इसका मतलब है कि किधर जाएगा, जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है। किधर, पॉजिटिव या निगेटिव। तो अगर यहाँ पे प्लस है तो वो निगेटिव जेड की तरफ जा रहा है, अगर यहाँ पे माइनस है तो वो पॉजिटिव जेड की तरफ जा रहा है। क्लियर है। अब आइए इसको हम लोग डिड्यूस करते हैं। सबसे पहला क्या है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ वेव। तो यहाँ पे क्या है, प्लस है तो प्लस है तो निगेटिव की तरफ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, एक्स है, वाई है, जेड है तो जेड है तो निगेटिव जेड एक्सिस की तरफ जाएगा। हो गया। दूसरा क्या है, वेव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है भाई, फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई बाई म्यू, सॉरी 2 पाई म्यू, 2 पाई बाई टी, तो यानी 2 पाई म्यू। तो 2 पाई म्यू जो हुआ, यानी म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई एफ जो होगा वो क्या है, ओमेगा। तो म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई 2 पाई होगा। ओमेगा इसमें कितना है, 500, ओमेगा टी होता है ना, तो 500 हुआ, तो 500 बाई 2 पाई, इसको कैलकुलेट कर लोगे वही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, सी इक्वल्स टू म्यू लेमडा। तो यहाँ पे लाइट का पार्टिकल तो है नहीं, तो जो भी रहेगा उसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल्स टू म्यू लेमडा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वेव की स्पीड निकाल लेते हैं। डी में क्या कह रहा है, वेव की स्पीड, तो स्पीड पहले निकाल लो। अब ये क्या है, यहाँ पे क्या है, ये ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 500। अच्छा, के की वैल्यू कितनी है, 50, के की वैल्यू 50, और के को क्या बोलते हैं, ओमेगा बटा भी बराबर 50। तो यानी भी बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा बटे 50। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 500, तो 500 बटा 50, तो कितना हो जाएगा, 10। तो यानी वेव की स्पीड क्या हो जाएगी, 10 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर है। दूसरा क्या है, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए, ठीक है, साइन ओमेगा टी होता है। तो भी बराबर क्या होता है, ए ओमेगा होता है ना। ए ओमेगा जो होता है वही क्या होता है, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी होता है। क्लियर है। तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ए ओमेगा। ए की वैल्यू कितनी है, 5, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 500, तो कितना हो जाएगा, 2500 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब वेवलेंथ निकालिए, तो v की वैल्यू कितनी आई थी, 10, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, 500 बटा 2 पाई, इसको जो कैलकुलेट करने पर आता, और लेमडा। तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू 2 पाई बटा 500 मीटर। क्लियर है। तो इसका सॉल्यूशन ये हो गया। आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। y बराबर क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला निगेटिव जेड एक्सिस की तरफ। वेव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 502 पाई, यानी 79.5, पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दो। वेवलेंथ क्या हो जाएगा, v बाई म्यू, यानी 10 बटे 500 इंटू 2 पाई, तो इसकी वैल्यू अगर पुट कर दोगे पाई की तो 0.12 मीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेव स्पीड। वेव स्पीड हम लोग देखे थे तो कितना आया था, 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्या है, अधिकतम कण वेग यानी मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, ए ओमेगा, 5 इंटू 500 यानी 2500 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन स्ट्रीमलाइन फ्लो। धारा रेखीय प्रवाह को परिभाषित कीजिए, और ऑब्टेन एन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर ए फ्लो ऑफ फ्लूइड ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या कहता है, जैसे मान लो पानी, चाहे कोई भी फ्लूइड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो एक लेयर का फॉर्मेशन होता है, और ये जो फ्लूइड का लेयर होता है वो क्या होगा, पैरेलल होगा, सब एक दूसरे से पैरेलल होंगे। यानी पैरेलल का मतलब कि ये हर लेयर दूसरे लेयर को कहीं काटेगा नहीं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या हो गया, उसका जो हर पार्टिकल, जिस जिस पॉइंट पर जो पार्टिकल्स होंगे उस पर जो टेंजेंट ड्रॉ होगा, दैट टेंजेंट वही स्पर्श रेखा जो है वो उसकी दिशा, प्रवाहित दिशा को बताता है। क्लियर है, दो चीज़ जान गए। तीसरा चीज़ क्या जानिए कि हर पॉइंट पर, जैसे मान लो यहाँ से पानी आ रहा है, इधर, यहाँ इधर से पानी आ रहा है, सब इस पर तो आ रहा है, तो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, बहुत सारा पानी आ रहा होगा, है ना। पानी भी आया तो बढ़ते बढ़ते यहाँ आया,
फिर जो पीछे वाला पानी का पार्टिकल है वो बढ़ते बढ़ते आया। तो इस पॉइंट पर उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, पार्टिकुलर पॉइंट पर उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए सब पॉइंट का। ठीक है, गिवन पॉइंट पर उसकी जो पार्टिकल्स की स्पीड होगी वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि इस पॉइंट पर भी हर पार्टिकल्स का वेलोसिटी और इस पॉइंट पर भी पार्टिकल की वेलोसिटी दोनों का सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं। लेकिन इस पार्टिकल पर, एक पार्टिकल पर, एक पॉइंट पर जितनी भी पार्टिकल्स आएंगी तो सब कण का जो स्पीड होगा, है ना, जो वेग होगा वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्लियर है। दूसरा चीज, जो रास्ता इस पार्टिकल, जो पार्टिकल इस पॉइंट पर पहुंचा और इस पॉइंट पर जो रास्ता उसने तय किया, वही रास्ता दूसरा जो पार्टिकल्स पहुंचेगा, दूसरा कण जो पहुंचेगा पानी का या फिर फ्लूइड का, तरल पदार्थ का, वो वही रास्ता अपनाएगा। क्लियर है। और इसी को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, यानी धारा रेखीय प्रवाह। आइए देख लेते हैं हम लोग। द फ्लो ऑफ लिक्विड इज सेड टू बी स्टेडी or streamline flow if such particle of the fluid passing through a given point travel along the same path and with the same speed as the preceding particles passing through that very point। उस पॉइंट से जैसा पिछला वाला पार्टिकल जिस स्पीड में क्रॉस किया और जो रास्ता तय किया, वही रास्ता वो भी पार्टिकल, जो आगे वाला पार्टिकल है, मतलब उसके बाद वाला जो पार्टिकल है, वो भी उसी स्पीड और उसी रास्ता को अगर तय करता है तो हम बोलेंगे कि जो फ्लो हो रहा है, वो जो प्रवाह हो रहा है, वो धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है। क्लियर है। तो हिंदी में देख लीजिए कि जब तरल के प्रवाह में किसी एक बिंदु पर तल के सभी कणों का वेग समान हो और एक ही मार्ग से होकर गुजरते हो, तो इस प्रकार के प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। ठीक है, ये एक फिगर आप डाल लीजिएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्वेश्चन क्या है कि ऑब्टेन एन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर ए फ्लो ऑफ फ्लूइड ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। द्रव्यमान के संरक्षण के आधार पर द्रव्य के प्रवाह के लिए निरंतरता का समीकरण प्राप्त करें। निरतम्य, इसको बोलते हैं सातत्य समीकरण। ठीक है, तो हम लोग मान लिए कि ए पानी क्रॉस कर रहा है, इस तरह से स्ट्रीमलाइन फ्लो है, और लिक्विड क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है, तो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R, तीन पॉइंट ले लिए। और इस तीनों पॉइंट पर, इस पॉइंट पर उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस पॉइंट पर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा, अच्छा इसमें इंग्लिश वाला नहीं है, अच्छा हम बता देते हैं, आप उसको नोट डाउन कर लोगे इंग्लिश वाले। ठीक है, तो PQR पर तलों का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट P, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट Q और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट R, क्या हो जाएगा, AP, AQ और R, यानी PQR पर तलों का क्षेत्रफल। क्लियर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नोट डाउन कर लीजिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फिर PQR पर कणों का वेग, यानी वेलोसिटी एट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स एट P, वेलोसिटी एट पार्टिकल्स एट Q, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स एट R, क्या हो जाएगा, VP, VQ और VR। क्लियर है। अब क्या है, मास ऑफ पार्टिकल्स एट P, मास ऑफ पार्टिकल्स एट P फॉर टाइम इंटरवल डेल T, छोटे समय अंतराल के लिए P पर तरल की संहति। बात समझ में आ गई। मास ऑफ पार्टिकल्स एट P फॉर टाइम इंटरवल डेल T, क्या हो जाएगा, डेल P AP VP इंटू डेल T। डेल P क्या है, रो, सॉरी डेल नहीं, रो P क्या है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स एट P। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, यानी वेलोसिटी तो फ्लूइड है तो कांस्टेंट, सॉरी वेलोसिटी क्या है, डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स एट P, तो यानी डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स Q, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स एट R, सब तो बराबर होगा क्योंकि वही फ्लूइड है। नेक्स्ट क्या है, छोटे समय अंतराल के लिए डेल टी के लिए Q पर तरल की संहति, MQ क्या हो जाएगा, डेल Q मतलब रो Q, AQ, VQ और डेल T। क्लियर, तो रो Q क्या हो जाएगा, Q पर उसकी डेंसिटी यानी घनत्व, और AQ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, तलों का क्षेत्रफल एट Q। VQ क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कण का वेग एट Q, है ना, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स एट Q। और डेल T क्या है, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी छोटे अंतराल का समय। ठीक है,
अब क्या है, वह उसी तरह से क्या हो जाएगा, उसी आर पर हो जाएगा। अब क्या पता है आपको कि एम पी बराबर एम क्यू बराबर एम आर, यानी जो मास होगा, द्रव्यमान होगा, वो क्या होगा, बराबर होगा सब पर, तीनों पॉइंट पर। तो तीनों पॉइंट पर द्रव्यमान अगर बराबर होगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे रो पी ए पी वी पी डेल टी बराबर रो क्यू ए क्यू वी क्यू डेल टी बराबर रो आर ए आर वी आर डेल टी तो सबका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब फॉर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड यानी असंपीड्य तरल के प्रवाह के लिए, फॉर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड क्या हो जाएगा, उसकी डेंसिटी तो बराबर हो जाएगी, है ना। तो डेंसिटी जब बराबर हो जाएगी तो ये डेंसिटी ये डेंसिटी ये डेंसिटी भी कट गया, तो क्या बचा, एपी वी पी ए क्यू वी क्यू ए क्यू वी क्यू ए आर वी आर। और इसे ही क्या बोलते हैं, सांतत्य समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इन जनरल हम लोग क्या बोलेंगे, इन जनरल ए बी बराबर कांस्टेंट यानी स्थिरांक। क्लियर है। तो इस तरह से जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो भी समझ गए होंगे, और हिंदी मीडियम वाले भी अपने लैंग्वेज में यहाँ पे दिया ही हुआ है वो भी समझ गए होंगे। क्लियर है। अब आप क्या करोगे, इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 17, डिस्कस द वेरिएशन ऑफ जी एट डेप्थ। वेरिएशन ऑफ जी एट डेप्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, गुरुत्वीय त्वरण का डेप्थ पर, गहराई पर और ऊंचाई पर क्या भिन्नता है उसकी चर्चा करें। आइए हम लोग देख लेते हैं। वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ, सबसे पहला चीज तो कि डेप्थ पर रहेगा तब भी घटेगा, और ऊपर जाएगा तब भी जी घटेगा। क्लियर है, घटने का स्पीड में डिफरेंस होगा। वेरिएशन ऑफ जी, मान लो यहाँ पे क्या है, ये देख रहे हो, ये अर्थ मान लो है, ठीक है, और ये पॉइंट पी है जिस पर आपको निकालना है जी की वैल्यू, और यहाँ पे क्या है, ओ है, सेंटर मान लो। तो सेंटर से यहाँ तक की दूरी क्या है, आर, यानी रेडियस है गया इस अर्थ का, पृथ्वी का। क्लियर है। अब इस पॉइंट पर ये अर्थ सरफेस से कितना नीचे है, मान लो डी नीचे है, तो इस पॉइंट पी पर इस सेंटर से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, आर माइनस डी। इस पॉइंट पी पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, यानी गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, वो फाइंड आउट करना है। तो जी एट एस, एस पर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी एम एस बाई आर स्क्वायर, यानी मास एट एस। अब देखो, पहले तो ये पूरा अर्थ का मास हो गया, द्रव्यमान हो गया, लेकिन जब इस पॉइंट पर आएगा तो इस पॉइंट पर यही ना मास केवल बचा, द्रव्यमान उसका बचा, तो इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान में अंतर हो जाएगा। तो क्या हो गया, मास एट एस यानी द्रव्यमान एस पर और बटा आर स्क्वायर। तो द्रव्यमान एस पर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, पूरा सरफेस ऑफ द अर्थ पे पूरा अर्थ का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, उसके लिए आर क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द अर्थ। डेंसिटी हमेशा सेम होगा, चाहे इस पॉइंट पर जाओ चाहे इस पॉइंट पर जाओ। तो डेंसिटी ऑफ द अर्थ क्या हो जाएगा, रो। नेक्स्ट क्या है, एमपी। एमपी क्या कह रहा है, मास एट द पार्टिकल्स पी। अब ये पार्टिकल पी पर, तो पी कितना है, सेंटर से आर माइनस डी है, तो 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब इंटू रो, डेंसिटी हो गया। अब जीपी बाई जी एस क्या हो जाएगा, जीपी बाई जी एस करेंगे तो जी एम पी बाई आर माइनस डी का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बटा जी एम एस, तो जी जी कैंसिल आउट होगा। एम पी की जगह पर वैल्यू पुट कर दिया, 4/3 पाई आर माइनस डी का होल क्यूब इंटू रो इंटू आर स्क्वायर, है ना, बटा आर माइनस डी का स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो रो कैंसिल आउट हो जाएगा। आर माइनस डी के होल क्यूब, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, वो बचेगा। यहाँ पे 2 आर है तो उससे 1 आर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, आर माइनस डी बटा आर। क्लियर है। तो आर माइनस डी बटा आर में से आर कॉमन ले लेंगे, चाहे आर से दोनों में डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस डी बटा आर। तो जीपी क्या हो जाएगा, यानी नया जो गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा उस पार्टिकल पॉइंट पर जो गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, जीपी बराबर क्या हो जाएगा, जी एस 1 माइनस डी बटा आर। ये दोनों के लिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश के लिए दोनों सेम है, कहीं लैंग्वेज तो यूज नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, जीपी बराबर जी एस, ओरिजिनल जी एस है यानी ओरिजिनल जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो जानते हो, 1 माइनस डी बाई आर। क्लियर है। अब क्या है नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है कि वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट। अब हाइट के साथ वेरिएशन क्या कह रहा है, हाइट के साथ वेरिएशन कि ये पॉइंट सरफेस एस पर क्या हो जाएगा, जी एम बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे भी तो अर्थ का मास क्या होगा, सेम ही रहेगा, तो मास सेम हो गया, और आर प्लस एच, यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर प्लस एच का स्क्वायर। तो जीपी बाई जी एस बराबर क्या हो जाएगा, जी एम बाई आर प्लस एच का स्क्वायर,
और नीचे जी एस का क्या हो जाएगा, जी एम बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ऊपर चला गया, तो जी एम कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर बटा आर प्लस एच का स्क्वायर बचा। क्लियर है? अब क्या है कि यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ पे आर प्लस एच का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर नीचे से कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 1 + h/r का स्क्वायर, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस में हो जाएगा, तो 1 + h का पावर -2। क्लियर है? इतना तक तो क्लियर हो गया होगा। अब क्या देखिए, अब क्या है कि ये जो जीपी है, जीपी बराबर जी एस 1 + h/r, और यहाँ पे क्या है -2, तो आपको बाइनोमियल अगर आप पढ़े हैं तो 1/x का पावर -n अगर है तो क्या एक्सपेंशन हो जाता है, 1 - nx प्लस n इंटू n प्लस 1/2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2/3 का फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब ये क्या है, और टर्म को h/r अपने छोटा है, h/r तो खुद छोटा है, और जब इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, तो कहाँ अस्तित्व नहीं रहेगा। आ रही है बात समझ में? इसलिए हाइयर टर्म को हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या बचेगा 1 - nx, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 1 - 2, और x के जगह पर वैल्यू क्या है, h/r, तो 1 - 2/h/r। क्लियर है? तो यहाँ पे जीपी बराबर क्या हो जाएगा, जी एस 1 - 2h/r। ठीक है? तो आप क्या देखें कि जो डेंसिटी, अरे सॉरी, जो डेप्थ में अगर जाओगे तब भी घटेगा, और जब ऊपर जाओगे तब भी वो घटेगा। ऊपर जाने के क्रम में क्या होगा, उसकी हाइट ज़्यादा गति से ज़्यादा घटेगी, और नीचे जब जाओगे तो कम घटेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग SHM so that the total energy in the SHM remains constant, so it graphically। ठीक है? तो पहला चीज़ की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होता है, मैकेनिकल एनर्जी, चाहे SHM में जाइए चाहे जनरल जाइए। क्लियर है? तो क्या डिराइव करना एक्सप्रेशन, आइए देखते हैं हम लोग एक्सप्रेशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन SHM क्या हो जाएगा, 1/2 mv²। v की वैल्यू क्या होती है, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव, तो यहाँ v की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2 m 1 ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a² ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव। अब क्या है, cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव है ना, इसको हम लोग को क्या पता है, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्या बचा है, ax बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर a² साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव बराबर क्या हो जाएगा, x² बाई a²। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव क्या हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 1 - x² बाई a²। अब ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव बराबर a² माइनस x² बटा a²। अब ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव की जगह पर क्या हो जाएगा, -x², तो क्या मिला, के बराबर 1/2 ओमेगा स्क्वायर a² माइनस x²। यही क्या है, काइनेटिक एनर्जी हो गया। पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया। इसको इक्वेशन सेकंड रख लेते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमको टोटल एनर्जी के समय। ठीक है? फिर अब पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा SHM में देखते हैं। तो वर्क डन बाय, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप एक फिगर बना लेना, यहाँ से स्प्रिंग है ना, यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास m है, उसको x डिस्टेंस तक हम लोग ले आते हैं, यही है डिस्प्लेसमेंट। तो dw कितना हो जाएगा, एफ डी एक्स, किसके द्वारा, रिस्टोरिंग फोर्स के द्वारा हम इसको खींचेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर लाएगा, तो क्या हो जाएगा, k क्या है, फोर्स कांस्टेंट, बल स्थिरांक, तो -kx इंटू डी एक्स हो जाएगा ना। तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद dw बराबर कहाँ से कहाँ तक, 0 से x की तरफ, स्मॉल इंटरवल dx के लिए लिए थे ये, तो -kx dx हो जाएगा। तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, हाफ kx² हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस रहेगा, तो k की वैल्यू क्या होती है, m ओमेगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा -1/2 m ओमेगा स्क्वायर x²। क्लियर है? अब क्या है, ये जो वर्क डन हुआ ये -1/2 m ओमेगा स्क्वायर x² हुआ। अब x² x बराबर क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा t प्लस फाइव,
है ना। अब ए ओमेगा साइन ए एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 होगा, तो पी यानी पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। इस प्रत्यानयन बल द्वारा किया गया कार्य निगेटिव ही होगा ना पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि प्रत्यानयन बल क्या है, उसको पीछे की तरफ खींच रहा है, हम जो एनर्जी दे रहे हैं उसको क्या आगे की तरफ, तो उसका निगेटिव हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, इसका माइनस, तो यानी माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1/2 ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर इन एक्स स्क्वायर। ये ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 को क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर बोल देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वेशन क्या रख दिए, थर्ड रखें, और पी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह पर रख देंगे उसकी वैल्यू, तो ए 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। क्लियर है। अब दोनों ऊर्जा को जोड़ने के बाद तो कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, दोनों इक्वेशन को जोड़े तो के ई प्लस पी, यही क्या हो जाएगा टोटल एनर्जी। तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था ना काइनेटिक एनर्जी, तो दोनों को अलग कर दिए, और प्लस 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ये ए की भी वैल्यू कांस्टेंट, ओमेगा की भी वैल्यू कांस्टेंट और एम की भी वैल्यू कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, एनर्जी जो ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी यानी स्थिरांक होगी। क्लियर है। तो ये भी प्रूफ हो गया कि टोटल ऊर्जा जो होती है वो संपूर्ण ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है। क्लियर है। अब इसका ग्राफ क्या कह रहा है भाई, कि यहाँ पे जो वैल्यू होता है, देखो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या है कि अगर जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, सबसे कम, और जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगा वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सबसे कम यानी जीरो होगा। क्लियर है। तो यानी अपोजिट जाएगा, तो वही है ऊर्जा है। तो ये क्या है, मान लीजिए ये पोटेंशियल एनर्जी को दिखा रहा है और ये काइनेटिक एनर्जी को दिखा रहा है, और ये जो है वो टोटल ऊर्जा है U प्लस के टी। ऊर्जा तो हमेशा टोटल कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है, दिख जाएगा। नेक्स्ट फिगर हम लोग देख सकते हैं, इसका ग्राफिकली ग्राफ है, यहाँ पे इसी चीज को, ये पूरा कर्व दिखाया था, तो इसी चीज को यहाँ ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को, केवल एक पॉइंट को यहाँ पे दिखा दिया गया। कह रहा है कि भाई ये आपका काइनेटिक एनर्जी है ना, और ये आपका पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या है टोटल ऊर्जा। याद रखिए माइनस एम्पलीट्यूड से लेकर के प्लस एम्पलीट्यूड तक, ये इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, चाहे हिंदी में रहे चाहे इंग्लिश में रहे, सेम चीज़ है, ऊर्जा की जगह पर एनर्जी लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड डिराइव रिलेशंस अमंग देम। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन तीन तरह का होता है। एक कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर मतलब लंबाई में परिवर्तन, लेंथ में परिवर्तन। दूसरा सुपरफिशियल एक्सपेंशन, उसके एरिया में परिवर्तन। और तीसरा जो है क्यूबिकल यानी उसके आयतन में परिवर्तन, वॉल्यूम में परिवर्तन। क्लियर है। तो जब लीनियर एक्सपेंशन होगा यानी लंबाई में परिवर्तन होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है। तो कोफिशिएंट क्या होता है, आपको कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन को डिफाइन करना है। तो पहला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या कह रहा है, ये अल्फा बराबर होता है डेल एल बाई एल इंटू डेल टी। कहने का मतलब क्या है, एक समझा देंगे तो बाकी सब समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि हम एक वायर है, वायर का लंबाई एल है, हम इसकी क्या किए, टेम्परेचर बढ़ा दिए। टेम्परेचर पहले मान लो टेम्परेचर टी था, T1 था, अब टेम्परेचर क्या हो गया T2, या T था अब हो गया टेम्परेचर T1। क्लियर है, ये आसान, ये T है, अब टेम्परेचर हो जाएगा T1। तो जब टेम्परेचर T से T1 हुआ तो इसका लेंथ L से क्या हो जाएगा, लेंथ बढ़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा L से L1, यहाँ से यहाँ तक मान लो लेंथ हो जाएगा तो L से L1। तो चेंज इन लेंथ यानी L1 माइनस एल बटा ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर, इसको बोलेंगे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्लियर, मतलब डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि अगर 1 डिग्री चेंज हो रहा है टेम्परेचर में, ठीक है, और लेंथ में 1 यूनिट परिवर्तन हो के दर को हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। जब इसमें 1 डिग्री अगर चेंज हो रहा है तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ हो रहा है दैट इज कॉल्ड द अल्फा।
क्लियर है? तो यानी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट लेंथ पर यूनिट डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर है? उसी तरह से ये क्या है, एरिया में परिवर्तन। तो डेल एल ए यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट एरिया पर यूनिट डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, है ना, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तीसरा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट वॉल्यूम। इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट वॉल्यूम, तो यानी डेल वी बाई वी, ठीक है, पर यूनिट डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये डेफिनेशन भी हो गया और उसकी फॉर्मूला भी हो गई, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। फिर एक बार हम लोग लास्ट में हम सबका स्क्रीनशॉट के लिए छोटा छोटा करके दिखा देंगे, एक ही बार में आप स्क्रीनशॉट उसको ले लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, उसी का हिंदी रूप है, तापमान में प्रति इकाई डिग्री परिवर्तन पर इकाई लंबाई में परिवर्तन की दर को रेखीय प्रसार या रैखिक प्रसार गुणांक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तापमान में प्रति इकाई डिग्री परिवर्तन पर इकाई क्षेत्र में, किसमें, क्षेत्र में या फिर क्षेत्रफल, क्षेत्र यानी यहां पे लिख दोगे क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर को क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहा जाता है। अब वही क्षेत्रफल के आधार पर जगह पर क्या हो जाएगा, आयतन में अगर हो रहा है इकाई, आयतन में परिवर्तन के दर को क्या बोलेंगे हम लोग, आयतन प्रसार गुणांक। क्लियर है? तीनों का फॉर्मूला भी है। अब क्या है, अल्फा बीटा और गामा में क्या है रिलेशन है, तो हम लोग आइए इसको हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, सबसे पहला चीज हम लोग क्या जानते हैं कि अल्फा बराबर डेल एल बाई एल इंटू डेल टी। तो डेल एल बराबर क्या हो जाएगा, एल इंटू अल्फा इंटू डेल टी। अब डेल एल क्या है, चेंज इन लेंथ, यानी ये मान लो लेंथ जब बढ़ा तब, और ये क्या है ओरिजिनल लेंथ। तो एल माइनस एल नॉट माइनस एल बराबर क्या हो जाएगा, एल अल्फा डेल टी। ये एल उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल प्लस एल अल्फा डेल टी। तो जब एल को कॉमन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा डेल टी। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। तो एल नॉट क्या है, लेंथ आफ्टर एक्सपेंशन और इंक्रीज लेंथ यानी बढ़ने के बाद लंबाई, और एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ यानी मूल लंबाई। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी रैखिक प्रसार गुणांक। इसी तरह से सब में आप लिख देंगे। डेल टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर यानी तापमान में परिवर्तन। अब दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। तो एल नॉट का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस अल्फा डेल टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा डेल टी का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल टी। अब देखो अल्फा डेल टी की वैल्यू अपने आप में बहुत कम होता है, तो जब उसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम उसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो स्क्वायर वाला नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, एल नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फा डेल टी। क्लियर है? अब क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू एरिया, ए क्या है, एरिया और क्षेत्रफल। क्लियर है? तो अब देखो हम मान लो एक वायर लेंथ एल लेंथ का वायर लेते हैं, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इन होता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर, यानी जब रेडियस आर है तो लेंथ एरिया क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, यानी एल है तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये एल स्क्वायर यानी एल स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा, एरिया, और एल नॉट स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा, एरिया नॉट, यानी जो बढ़ने वाला है एरिया। तो ए नॉट बराबर क्या हो जाएगा, ए 1 प्लस 2 अल्फा डेल टी। इसके जगह पर लिख दिए, इसके जगह पर ए नॉट, इसके जगह पर ए 1 प्लस 2 अल्फा डेल टी। अब हम क्या जानते हैं कि ए नॉट बराबर ए 1 प्लस बीटा डेल टी, पता ही है हमको, सॉरी सुपरफिशियल एक्सपेंशन यानी क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तो ये दोनों को इक्वेट करने पर यानी तुलना करने पर ए नॉट यहाँ पे भी है, ए नॉट यहाँ पे भी है, तो क्या हो जाएगा, ए 1 प्लस 2 अल्फा डेल टी बराबर ए 1 प्लस बीटा डेल टी होगा। तो ए कैंसिल आउट होगा, फिर 1 1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 अल्फा, बीटा बराबर 2 अल्फा। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन निकल गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे दोनों साइड में इक्वेशन 1 को।
जो एल नॉट बराबर क्या था, एल वन प्लस अल्फा डेल टी था, दोनों में हम लोग क्या किए, क्यूब कर दिए। तो क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एल नॉट क्यूब प्लस एल बराबर क्या हो जाएगा, एल क्यूब वन प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो थ्री ए बी स्क्वायर यानी अल्फा डेल टी का स्क्वायर, तो ये और छोटा हो जाएगा और ये तो और छोटा हो जाएगा, क्यूब है तो ये दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो क्या बचा, एल नॉट क्यूब, क्या बचेगा, एल नॉट क्यूब बराबर एल क्यूब वन प्लस थ्री अल्फा डेल टी, यानी एल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, भी वॉल्यूम हो गया, और एल नॉट क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, भी नॉट। तो भी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, भी वन प्लस थ्री अल्फा डेल टी। अच्छा, अब आएगा दिमाग में कि सर लेंथ लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई जो होता है वो आयतन होता है। तो मान लेते हैं कि हम लोग क्यूबिकल है ना, यानी एल बराबर बी बराबर एच है, तो सब में एल ए क्यूब हो जाएगा। उसी तरह से एरिया में मान लो कि एल इंटू बी है, तो हम मान लेंगे कि दोनों बराबर है, स्क्वायर है। क्लियर है ना। तो एल क्यूब बराबर भी एल नॉट क्यूब बराबर भी नॉट, तो भी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, भी वन प्लस थ्री अल्फा डेल टी। अब ये इक्वेशन 5 हो गया। अब इसको हम लोग क्या जानते हैं कि जो क्षेत्रीय सॉरी आयतन प्रसार गुणांक द्वारा क्या हो जाएगा, भी नॉट बराबर भी वन प्लस गामा डेल टी। अब ये पांचवा और छठा को क्या कर देंगे, इक्वेट करेंगे, इसके जगह पर ये हम लोग लिख देंगे, भी नॉट के जगह पर ये वाला चीज़। तो भी इंटू वन प्लस थ्री अल्फा डेल टी है, तो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, वन वन भी कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, थ्री अल्फा। क्लियर है। तो गामा बराबर कितना आ गया तेरा, थ्री अल्फा। क्लियर है ना। तो गामा जब थ्री अल्फा होगा और बीटा बराबर क्या आ गया, टू अल्फा, और गामा बराबर थ्री अल्फा, यहाँ से अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बटा टू, यहाँ से अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, गामा बटा थ्री। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बटा टू बराबर गामा बटा तीन। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, रिक्वायर्ड रिलेशन, अल्फा बराबर बीटा बटे टू बराबर गामा बटे तीन। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और गामा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, है ना। यानी क्या हो गया, ये रैखिक प्रसार गुणांक कुछ भी बोलो, ये क्षेत्रफल गुणांक प्रसार गुणांक या फिर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और ये क्या है, क्यूबिकल यानी आयतन प्रसार गुणांक। क्लियर है। ये आपका मॉडल सेट 2 कंप्लीट हो गया। सेक्शन ए बी और सी तीनों जो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और ये तो आप वीडियो देख ही रहे हैं। आप अधिक से अधिक इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।